हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको प्री बोर्ड 2026 के प्रश्नों की श्रृंखला की कड़ी में वर्णनात्मक प्रश्न पर चलते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न में आपका अथ लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग सबसे पहले हल करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग अत लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आप देखिए, लिखा है पहला क्वेश्चन सभी खंड कीजिए। खंड बा में पहला क्वेश्चन है, किसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी खंड कीजिए। पहले में लिखा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम रिवीजन वाले क्लास में करवा चुके हैं। आप रिवीजन वाला क्लास देखिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन हम आपको करवाते हैं। देखिए सिद्ध कैसे करेंगे इसको हम लोग। लिखा है सिद्ध की, सेम टू सेम प्रश्न पूछा है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। तो देखिए आप, तो क्या लिखा जाएगा, √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम लोग इसके उल्टा मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब √3 को आप क्या लिख लीजिए, √3 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q सहाभाज्य संख्या है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका हर कोई नहीं था तो हम लोग एक बना लिए। तिरछा गुणा कर लिए, तिरछा गुणा करने पर P का गुणा 1 में करोगे तो P आ जाएगा, Q का गुणा √3 में करोगे तो √3Q आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो P² इक्वल टू √3Q का होल स्क्वायर, P² इक्वल टू 3Q²। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। P² का गुणनखंड 2 ठोर हो रहा है, एक 3 हो रहा है, एक Q² हो रहा है। तो P² 3 से भाज्य है, P² 3 से भाज्य है, P भी 3 से भाज्य होगा। तो अतः 3 से भाज्य होगा तो मतलब P को हम 3 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। P इक्वल टू 3R, जहाँ R धनात्मक पूर्णांक है। R क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। आगे बढ़ेंगे तो लिखा है समीकरण 1 में P बराबर 3R रखिए। जो समीकरण 1 आप माने थे, इसमें से आप समीकरण में मान रख दीजिए 1 में P इक्वल टू 3R। देखिए P के स्थान पर हम लोग क्या रख दिए, 3R स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, बराबर 3Q²। इसको आप 3R का होल स्क्वायर करेंगे तो 9R² आएगा, बराबर 3Q²। अब 3 से 3 1 के 3, 3 3 9 काट दिए, कितना आ गया, 3R² बराबर Q²। इसको आप चेंज करके लिख लीजिए, Q² बराबर 3R²। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब Q² 3 से भाज्य है, इसको देखकर आप क्या कहेंगे, Q² 3 से भाज्य है तो Q भी 3 से भाज्य होगा। इसको आप रिजल्ट R2 मान लीजिए। R1 एवं R2 से P तथा Q 3 से भाज्य है, P भी 3 से भाज्य है और Q भी 3 से भाज्य है। अतः P तथा Q सहाभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर आप माने कि P तथा Q सहाभाज्य संख्याएं हैं। और सहाभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं कि ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मासा 1 हो। तो यहाँ पर मासा क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। अतः हमारा मानना कि √3 एक परिमेय संख्या है गलत है। क्या है, गलत है। तो क्या सही है, √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका हल हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम लोग लिखा है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन 1 के बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट इसका देखिए, क्या लिखा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन क्या हल करेंगे, कैसे, शून्यक के लिए x² - 3 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस माइनस √3। इसका मतलब हुआ x के 2 मान हुए, एक -√3, एक प्लस √3। ए अल्फा का मान है, ए बीटा का मान है। गुणांकों के बीच संबंध आप करेंगे तो आप पहले लिखिए शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस समीकरण को देखिए, जो समीकरण आपका दिया गया है, इसमें a का मान 1 है, b का मान, x का गुणांक है ये नहीं, b का मान 0 हो जाएगा और c का मान -3 है। यहाँ पर रखिए
अल्फ़ा का मान क्या है, -√3 है, प्लस बीटा का मान क्या है, √3 है, बराबर -b मतलब -0/a का मान 1 है। -√3 में +√3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 0 -0 में आप 1 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, मतलब शून्यकों एवं गुणांकों का योगफल समान आ रहा है। इसी प्रकार से हम लोग चेक कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल हम लोग चेक करेंगे तो क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C का मान -3 है, A का मान 1 है, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का मान रखिए, अल्फ़ा का मान -√3 गुणे √3 बराबर -3। आप इसका गुणा करेंगे तो -3 बराबर -3 आ जा रहा। देख रहे हैं शून्यकों का गुणन फल के केस में भी शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। लिखा है सी क्वेश्चन देखिए, लिखा है 1 + sec A अपान sec A। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 1 + sec A इक्वल अपान sec A इक्वल टू sin स्क्वायर A अपान 1 - cos A बराबर sin स्क्वायर A अपान 1 - cos A। अब हमको लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के बराबर सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, LHS को हल करते हैं। LHS बराबर 1 + sec A अपान sec A। तो 1 प्लस जहाँ पर sec है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/cos A, क्योंकि sec के बराबर होता है 1/cos A, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/cos A। इसको हल करेंगे तो cos A गुणा 1 में करेंगे तो cos A आ जाएगा, तो cos A + 1/cos A होल अपान 1/cos A। इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका बचा केवल cos A + 1, चाहे तो इसको आप लिख दो 1 + cos A, क्या लिख दो आप 1 + cos A, आपका LHS से आया। अब हम लोग RHS को भी हल कर लेते हैं सरलता रूप में, देखते हैं इसका भी मान 1 + cos A आना चाहिए। तो RHS बराबर sin स्क्वायर A अपान 1 - cos A। आप लिखेंगे साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 - cos स्क्वायर A अपान 1 - cos A। इसको हल करेंगे तो इसको आप लिखेंगे तो 1 - cos A एक ब्रैकेट में और 1 + cos A एक ब्रैकेट में होल अपान 1 - cos A। तो आप देख रहे हैं ए वाला चीज़ बराबर है, तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1 + cos A। देख रहे हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आप लिखेंगे चूँकि LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। एक सारणी आपको दी गई है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। 0 से 10 की बारंबारता 7 दी गई है, 10 से 20 की 5, 20 से 30 की 8, 30 से 40 की 30 और 40 से 50 की 20, 50 से 60 की 7। इस सारणी का हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, समान माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आइए, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60
यहाँ तक वर्ग अंतराल आपका दिया है। तो 0 से 10 क्या हो जाएगा, बारंबारता कितनी दी गई है, 7, इसकी 5, इसकी 8, इसकी 13, इसकी 20 और इसकी 7। एक्साई क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है एक्साई। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम लोग, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसके किनारे किनारे के अंकों को जोड़कर आप आधा कर दीजिए। 0 से 10 का तो 10 आएगा, 10 का आधा 5, 10 से 20, 20 का कितना, 20 10 30, 30 का 15, 30 20 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35, फिर 40 50 90, 90 का आधा 45, 50 से 60 का 110, 110 का आधा 55। तो आप देख लीजिए इस सही है कि गलत है, इसमें 10 10 का गैप है, तो इन सभी में भी 10 10 10 का गैप होना चाहिए, तभी आपका वर्ग चिन्ह सही से निकला हुआ है। तो 5 के बाद 10, 10 के 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, 35, 45, 55, 10 10 का गैप है। अब इसी में से हम लोग क्या करेंगे, किसी वर्ग चिन्ह को हम लोग एक कल्पित माध्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए, और हम लोग इसी से डी का मान निकालेंगे, डी आई। तो प्रत्येक पद में से घटा कर लिखिए, तो 5 में से 25 गए -20, 15 में से 25 गए -10, 25 में से 25 गए 0, 35 में से 25 गए +10, 45 में से 25 गए +20, और 55 में से 25 गए +30। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एफ आई और डी वाई वाला कॉलम है दोनों गुणा करेंगे। तो 7 दूनी 14, 20 सत्ते 140 -140 हुआ है, 5 दहम 50 -50 हुआ, 8 जीरो में 0 हुआ है, 13 दहम में 130 हुआ, और 20 विषम में 400 हुआ है, कितना हुआ 400, और 7 तिरिक कितना हुआ है 210। अब सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। तो इसमें देखिए ए का मान तो हम पता कर लेंगे, एक मान ही माने थे, एक मान यहाँ पर रखेंगे, लेकिन सिग्मा एफ आई डी आई 5 सिग्मा एफ आई मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ आई डी आई मतलब क्या हुआ, इस खाने का जोड़, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई। और ये क्या है, एफ आई वाला बारंबारता वाला कॉलम है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई। इन सबको जोड़ लीजिए आप, इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12 8 20, 20 13 33, 33 20 53, 53 7 60 आएगा, ये 60 आया। और इसको जोड़ेंगे तो 210 में 400 जोड़ेंगे तो 610, 610 में आप 130 जोड़ देंगे तो 740 आ जाएगा, 740 में से 140 निकाल देंगे तो 600 आ जाएगा, 600 में से 50 निकाल देंगे तो 550 आ जाएगा, 550। अब ये सब वैल्यू इसमें आप रख दीजिए, रखिए। ए का मान आप 25 माने हैं तो 25 आ जाएगा, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है 550 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है 60 है। इसमें से आप इसको काट दीजिए, कितना आएगा आपका 25 प्लस 55 बटे 6। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 55 में 6 से भाग करिए, तो 55 में 6 से भाग करेंगे 6 9 54, एक बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 6 1 के 6, फिर 40 आएगा, 6 6 36, 2 अंक तक ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, जोड़ लीजिए, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ते हैं, पूर्णांक भागे है तो 25 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 34.16, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, अगला प्रश्न लिखा है 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 2 फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 2 घन जब आप सटा कर रखेंगे, 2 घन आप सटा कर रखेंगे तो घन पहले बना लीजिए आप,
क्वेश्चन नंबर ई है, दो घन जब आप सटा कर रखेंगे, ऐसे बनाओ आप, दो घन आप सटा कर रखिए, इसको आप आगे बढ़ाइए, इसको भी बढ़ा दीजिए ऐसे, और ए थी तो इसकी भी भुजा ए होगी, ए भी भुजा ए होगी और ए भी भुजा ए होगी, मतलब कि लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 2a हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई आपकी ए हो जाएगी, और ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो घनाभ बन गया, तो आप लिख लीजिए, पहले ए का मान निकाल लीजिए, चूँकि घन का आयतन बराबर आपको क्या दिया है, आयतन आपको दिया है 1331। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घाते 3, भुजा की घाते 3, और 1331 क्या लिखेंगे, 11 की घाते 3, 11 की घाते 3। तो आपका आ जाएगा ये भुजा बराबर 11, भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 11, मतलब कि ए का मान आपका, ए का मान क्या आ गया, 11 आ गया। तो आपका लंबाई कितना हो जाएगा, आपकी लंबाई हो जाएगी, 2a है तो ए का मान 11, तो इसकी लंबाई 22, चौड़ाई 11 ही रहेगी, और ये 11, चूँकि घनाभ है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे एल का मान 22 गुणे 11 प्लस 11 गुणे 11 प्लस 11 गुणे 22 मान रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 ब्रैकेट में 22 का 11 में आप गुणा करेंगे तो 232 आएगा, कितना आएगा, 232, 11 11 में 121, 11 और 22 करेंगे फिर 232 आएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 585, और इसका हम लोग गुणा कर लेंगे तो क्या जाएगा, 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग खंड F पर चलते हैं। खंड F पर क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। लिखा है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो, तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए। तो एक का हम लोग F करेंगे, F खंड। तो क्या होगा इसका, पहले आप x y लिख लीजिए। x y से जो दो बिंदु हैं ये क्या हैं, समान दूरी पर हैं। बिंदु आपके 3, 6 हैं और -3, 4 है। तो ए और ए दूरी क्या है, समान है। तो दूरी दोनों को समान कर दीजिए। देखिए दोनों की दूरी आप समान कर दीजिए। देखिए तो सिंपलाइज दैट, दूरी वाला सूत्र लगाइए दोनों साइड आप। सूत्र क्या होता है, ये मान लीजिए सूत्र लगाएंगे तो x2 - x1, तो क्या करेंगे, x2 - x1, x2 मान लीजिए a है, x1 a है, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। ये तो दूरी निकल गई। अब यही दूरी इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस, अब माइनस यहाँ का प्लस 3 हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड कांडी लगी है तो कांडी दोनों साइड से आप हटा दीजिए, तो क्यों हटेगी? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो कांडी हट जाएगी, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? इसका आप वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 बराबर, इसका कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब आप दोनों साइड जो चीज़ बराबर है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल हो गया जाएगा। अब जो चीज़ बचा है उसको सबको आप बाएं पक्ष में ट्रांसफ़र कर लीजिए। माइनस 6x बचा है तो इधर है, इधर वाले का चिन्ह नहीं चेंज होगा, माइनस 12y है प्लस 36 इधर है उधर से, लेकिन जो चीज़ आएगी इधर उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस 6x हो जाएगा, ये प्लस 8y हो जाएगा, ये माइनस 16 हो जाएगा बराबर 0। अब समान पद को समान पद के साथ लिखेंगे, इस x वाले पद को x वाले पद के साथ, तो माइनस 6x फिर माइनस 12y प्लस 8y और प्लस 36 माइनस 16 बराबर 0। माइनस 6x करेंगे माइनस 12x हो जाएगा, और माइनस 12y में प्लस 8y जोड़ देंगे तो माइनस 4y आएगा, और 36 में से 16 घटा देंगे तो प्लस 20 आएगा बराबर 0। अब आप क्या करेंगे? पूरे समीकरण में माइनस 4 से भाग कर दीजिए, तो माइनस से भाग करेंगे तो इसमें 4 से भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा ये? 4 तिहाई 12 माइनस वाई माइनस 20 में माइनस 4 से भाग करेंगे तो 20, 4 के 4, 4 पंचे 20 माइनस 5 आ जाएगा बराबर 0। तो आपका क्या हुआ है? एक्स तथा वाई में संबंध है। यही आपको बताने के लिए कहा था प्रश्न में। देखिए ये प्रश्न में यही कह रहा है एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, तो आपका संबंध यही आपका आया, आपका यही हल है। तो बच्चों आपको हमारा हल कराने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लघु उत्तरीय प्रश्नों के हल को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।